सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक 5 को, दैट इज मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर। बेसिकली मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ जो लिटरेचर है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थ्योरी है। इसको पढ़ के आपके भी जो अभी तक शायद थॉट्स होंगे, अगर आपने कभी इसके बारे में नहीं सीखा या समझा होगा तो आप भी सारी चीज़ों को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगोगे। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है हमारी मेन कार्ल मार्क्स ने दी थी, उनके नाम पर ही है। तो इन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए थे, तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, कि भाई जो ये हिस्ट्री है ना, ये कैसे आगे बढ़ी है, ये आप अगर ध्यान से सोच के देखोगे ना तो हर टाइम की जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती थी उसके हिसाब से हमारी हिस्ट्री प्रोग्रेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एलिजाबेथन टाइम को देखोगे तो उसे गोल्डन पीरियड बोलते हैं, है ना। गोल्डन पीरियड बोलते हैं। तो उस टाइम पे सब कुछ बहुत अच्छा था क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस इम्प्रूव हुई थी। ठीक है, तो हमारी हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारी उस टाइम की इकोनॉमिक कंडीशन का, इकोनॉमिक कंडीशंस का। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ओके, ये सबसे पहला सबसे की पॉइंट हमारी इस मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर आ जाता है। एंड ये जो वर्ड है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इसमें जो ये वर्ड मटेरियल है ना, ये किसको एक्चुअली रेफर कर रहा है? ये इकोनॉमी को रेफर कर रहा है। किसी भी टाइम का इकोनॉमी किसको इफेक्ट करेगा? उस टाइम की हिस्ट्री को। ओके, तो ये बोलते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं या मोरालिटी होती है वो सब कुछ इन्फ्लुएंस नहीं करता हमारी सोसाइटी को। सिर्फ और सिर्फ क्या इन्फ्लुएंस करती है? इकोनॉमिक कंडीशंस। अगर कहीं किसी सोसाइटी में बहुत गरीबी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो वहाँ पे आप लोग देखोगे हिस्ट्री भी वैसी ही पनपेगी जहाँ पे बहुत ही मतलब भूखमरी के हालात होंगे, है ना। कई बार ऐसे वॉर्स की वजह से तो इकोनॉमिक कंडीशंस ही ऐसी हो जाती है कि भाई हमारा हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसका पड़ता है। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये हो गया, आई होप आपको ये क्लियर हो। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये देते हैं बेस और सुपर स्ट्रक्चर का। इस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ध्यान से और आराम से समझना, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप इसे पहली बार समझ रहे हो। देखो भाई, जो हमारे कार्ल मार्क्स थे ना, ये कहते हैं कि हमारी इस दुनिया में दो चीज़ों का प्रभाव है। एक, जो हमारी सोसाइटी बनी है उसके एक बेस है। बेस में क्या है? हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बोल देंगे। ठीक है, ये हमारा बेस है। तो जो हमारी सोसाइटी है वो बनी कैसे है? उसके बेस में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होती है। इस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या हो जाएगा भाई? हमें कोई, मान लो एक कंपनी आप रन कर रहे हो, तो आपको प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए? फैक्ट्रीज चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होगा भाई? दो इंपॉर्टेंट लोगों का रिलेशन होगा ना उसमें, एक कैपिटलिस्ट और एक वर्कर्स। ठीक है, तो हमारा जो ये बेस है सोसाइटी का वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। ओके, आई होप आपको ये छोटी सी चीज क्लियर हो फिलहाल। अब ये बेस किसको इन्फ्लुएंस करता है? ये बेस इन्फ्लुएंस करता है रिलीजन को, लॉ को, पॉलिटिक्स को, कल्चर को, लिटरेचर को। किस तरीके से? मान लो इस बेस में जो कैपिटलिस्ट है, जो रूलिंग पावर है, रूलिंग पावर में है, जो डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है, वो ही लोग हमारा रिलीजन डिसाइड करेंगे, किस किस हिसाब से हमारा रिलीजन चलेगा, हमारा लॉ चलेगा, पॉलिटिक्स चलेगी, कल्चर चलेगा एंड लिटरेचर चलेगा। ठीक है, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जो सुपर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, आपको ये एज इट इज डिफाइन करना है अगर आपके एग्जाम में आता है, दैट सुपर स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट इंस्टीट्यूशंस लाइक रिलीजन, लॉ, पॉलिटिक्स, कल्चर एंड लिटरेचर। ठीक है, एंड ये किससे शेप्ड होते हैं, किससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? ये बेस के हिसाब से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ठीक है, अब अगर किसी सोसाइटी में जो, मान लो एक जो पॉलिटिकल पावर है या फिर कैपिटलिस्ट है, जो भी जिसके पास भी सबसे ज़्यादा पावर होगी, जो रूलिंग क्लास होगी उस टाइम की, है ना, वो हमारा ये सारे सुपर स्ट्रक्चर्स को एक तरह से रन कर सकती है। ये किस तरीके से रन करेंगे, ये डिसीजन का पावर मेकिंग उनके पास होती है, मतलब डिसीजन मेकिंग, सॉरी, उनके पास होती है। ओके,
तो इनका रिलेशन बहुत ही सिंपल सा है कि भाई सुपर स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट्स द बेस इज वैल्यू। जो बेस ने डिसाइड कर लिया कि सुपर स्ट्रक्चर किस हिसाब से चलने चाहिए, वो वैसे रन करेंगे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो सुपर स्ट्रक्चर्स है, ये भी हमारे बेस को शेप कर देते हैं। ठीक है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है। मान लो रिलीजन डोमिनेटिंग हो गया किसी सोसाइटी में, तो उसने रूलिंग पावर को भी क्या कर दिया, एक तरह से रूलिंग पावर ही रिलीजन बन गया हमारा उस टाइम का। ठीक है, तो हालांकि ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये सुपर स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे। तो जो कल्चर है, कल्चर के हिसाब से थोड़ा सा हमारा जो बेस है उसको चलना पड़ेगा। ठीक है, एंड पॉलिटिक्स के हिसाब से देश को चलना पड़ेगा। कभी कभी जो पॉलिटिक्स होते हैं वो जो जनता होती है, सिटीजन्स होते हैं, उनको ध्यान में रख के वाकई में डिसीजंस ले लेते हैं। तो ये एक थोड़ा सा ग्रैंड आइडिया था, किसका, कार्ल मार्क्स का। ठीक है, ग्रैंड आइडिया था मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर। तो कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है द कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो, जो कि कब आया था, 1848 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, आपको आपकी मर्जी है, ये डिटेल आप याद करके अपने एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने ये सारे आइडियाज दिए। तो सबसे पहला आइडिया तो हमारा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हो गया। फिर बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर हो गया। बेस क्या होता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन होती है एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन होती है कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में। एंड जो बेस है हमारा, वो किसके ऊपर, किसको डिसाइड करता है कि किस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशंस रन करेंगे, क्योंकि इस बेस के अंदर ही हमारा क्या आ जाता है, रूलिंग क्लास आ जाती है। एंड रूलिंग क्लास के पास होती है सारी पावर। तो जिसके पास पावर होगी वो पूरी की पूरी एक तरह से सोसाइटी गवर्न करेगा। ठीक है, आई होप ये बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो। एंड इसका लिटरेचर भी एक तरह से सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। ओके, लिटरेचर कैसे पार्ट है भाई, जो रूलिंग क्लास है वो डिसाइड कर सकती है ना लिटरेचर में क्या लिखा जाएगा, क्या नहीं लिखा जाएगा, क्या चीज़ बैन करवानी है, क्या चीज़ सेंसर करवानी है, क्या चीज़ को वो प्रमोट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको पता है आज जो पहले के टाइम में ना जो रॉयल क्लास होती थी, वो पोइट्स को ना अपना पैट्रन मतलब पैट्रोनाइज करती थी। उन्हें बेसिकली पैसे देती थी ताकि वो उनके फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा पोम्स लिखे। फॉर एग्जाम्पल हमारे एडमिन स्पेंसर हो गए, है ना। तो इन पोएट्स को, जो बहुत अच्छे पोएट्स होते हैं, ये सोसाइटी के माइंड पे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, इनकी जब पोएट्री पढ़ी जाती है। तो एक तरह से लिटरेचर क्या हो गया, सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। एंड इस लिटरेचर की वजह से भी सोसाइटी के ऊपर आइडियोलॉजी में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन। एक और ये पॉइंट हो गया कि भाई जो लिटरेचर है वो उस टाइम के इकोनॉमिक कंडीशन को दिखाएगी और सोशल कंडीशन को, सोशल कंडीशंस को दिखाएगी। एंड इट कैन ईदर सपोर्ट द रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी और इट कैन सटली और ओपनली चैलेंज एंड रेजिस्ट इट। तो ये दो चीजें भी हो सकती है। ठीक है, बट ये सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट माना जाएगा। दस लिटरेचर इज इन न्यूट्रल। देखो लिटरेचर है ना, कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि आपने पूरा ही उस टाइम को एकदम ही हट के कुछ सेपरेट चीज लिख दी, जिसमें आपका उस टाइम की सोसाइटी का, उस टाइम के कल्चर का, उस टाइम के सोशल कंडीशंस का कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। लिटरेचर कभी भी न्यूट्रली नहीं लिखा जाता, उसके अंदर सोशल स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ रोल जरूर मौजूदा होगा। ठीक है, मौजूद होगा। चलो, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या कही इन्होंने, क्लास स्ट्रगल को दिखाता है मार्क्सिस्ट थ्योरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक क्लास स्ट्रगल हो गया, एक सुपर स्ट्रक्चर मॉडल हो गया, एंड बेस मॉडल एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो क्लास स्ट्रगल क्या कहता है कि भाई हमेशा ना कन्फ्लिक्ट रहेगा रूलिंग क्लास के बीच में एंड वर्किंग क्लास के बीच में। तो जो वर्किंग क्लास होती है ना, वो होते हैं प्रोलेटेरिएट। ठीक है, प्रोलेटेरिएट। एंड जो रूलिंग क्लास होती है उनको हम और क्या बोलते हैं, बुर्जुआ। ओके, बुर्जुआ। तो इन दोनों के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है। तो जो वर्किंग क्लास है भाई, उन्हें पता होता है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एंड रूलिंग क्लास जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट निकालने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से इनके बीच में हमेशा क्लास स्ट्रगल देखने को मिलती है। सेम यही चीज़ हमारे लिटरेचर में भी दिखाई जाती है।
ठीक है, तो लिटरेचर में क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो रिबल होती है, कंफर्म करते हैं, या तो जो सोसाइटल नॉर्म्स होंगे, इकोनॉमिक कंडीशंस होंगे, उनसे कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म मतलब उनके सहयोग से, मतलब उनके हिसाब से चल सकते हैं, या फिर सफ़र करेंगे अंडर क्लास ऑपरेशन। तीन चीज़ों की सिचुएशन हो सकती है। क्या क्या? या तो वो कैरेक्टर्स रिबल होंगे, या फिर उसके हिसाब से चलेंगे जो सोसाइटल नॉर्म्स है, कंडीशन नॉर्म्स है, या फिर सफ़र करेंगे उस क्लास ऑपरेशन के अंदर। जैसे हमारे चार्ल्स डिकेंस के वर्क्स आपको देखने के मिल जाएंगे। डिकेंस जो उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू ही हुई थी ना, तो उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे वर्क्स लिखे जो इस क्लास स्ट्रगल को बहुत अच्छे से दिखाता है। तो ये जो पूरे के पूरे हमारी ब्लॉक 5 है, इसके अंदर बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी लिटरेचर को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो रोल ऑफ मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म कुछ नहीं होता, जो यही बताता है कि किसी भी लिटरेचर को आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, आप किस लेंस से पढ़ेंगे लिटरेचर को। आप मार्क्सिस्ट की जो थ्योरीज है उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि क्या उस लिटरेचर के अंदर जो डोमिनेंट उस टाइम की आइडियोलॉजीज है उनको सपोर्ट किया गया है या उनको चैलेंज किया गया है। भाई जो आइडियोलॉजी है ना उस टाइम की, वो भी हमारे मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर ही आती है, जो रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी हो गई। ठीक है, तो वेदर इट सपोर्ट्स और चैलेंजेस। तो जब हम मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी लिटरेचर को देखते हैं तो हमें उसमें तीन चीज़ें देखनी पड़ती है। क्या जो वो लिटरेचर है वो सपोर्ट कर रहा है या फिर चैलेंज कर रहा है उन आइडियोलॉजीज को। एंड क्या उसमें अच्छे से क्लास कन्फ्लिक्ट दिखाया है, क्या ये दोनों क्लासेस दिखाई है, बुर्जुआ की एंड प्रोलेटेरिएट की। ठीक है, एंड क्या उस नॉवल के अंदर या उस वर्क के अंदर किसी भी सोशल चेंज की बात की गई है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे किस में आ जाएंगे, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के अंदर आ जाएंगे। आई होप आपको ये जो फर्स्ट यूनिट है ये अच्छे से क्लियर हो। इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर मॉडल, देन लिटरेचर एज पार्ट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर, क्लास स्ट्रगल एंड रोल ऑफ मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। ओके, अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री और सोसाइटी का क्या मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसके अंदर भी कुछ थीम्स एंड कॉन्सेप्ट्स दिए थे। तो लिटरेचर इन हिस्टोरिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट, कि भाई लिटरेचर को हमें किस हिसाब से एनालाइज करना चाहिए, उसका हिस्टोरिकल पीरियड क्या था एंड सोशल स्ट्रक्चर क्या था। ठीक है, जो हमने इससे पहले जो ब्लॉग पढ़ा था न्यू क्रिटिसिज्म, वो इससे बिल्कुल अपोजिट बात बोलता था ना, कि भाई ना ही हमें उस टाइम की सोसाइटी के बारे में जानना है, ना ही हमें उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में जानना है। बट जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो कहेगी नहीं, आप इस टेक्स्ट को हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से भी पढ़ेंगे, आप उसके सोशल स्ट्रक्चर से भी पढ़ेंगे, तब आप इसको क्रिटिसाइज अच्छे से कर पाएंगे कि ये इस टेक्स्ट का क्या इन्फ्लुएंस है। ओके, तो ये एक तरह का सोशल फंक्शन परफॉर्म करती है। या तो ये डोमिनेंट आइडियोलॉजी दिखाएगी, या फिर एक क्रिटिक करेगी उस टाइम की सोशल रियलिटीज के ऊपर। ओके, एंड मैंने पहले ही बताया आपको, कोई भी लिटरेरी वर्क आइसोलेटेड नहीं रहता अपने टाइम से। ये कहीं ना कुछ छाप रखता ही है उस टाइम के जो क्लास स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड कन्फ्लिक्ट्स होते हैं सोसाइटी के अंदर। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है डायलेक्टिक मेथड। ये डायलेक्टिक मेथड क्या होता है, बेसिकली देखो, दो तरह के विचार होंगे। ठीक है, मान लो मैं और आप दोस्त हैं, एंड मैंने कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे एंड आपने कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे, पर हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज एक दूसरे से अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यूज है। अब हमारे बीच में क्या होगी, डिस्कशन होगी, डिबेट होगी। ठीक है, डिबेट होगी, एंड उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ये जो कंक्लूजन है ना, इसी को हम डायलेक्टिक मेथड बोलते हैं, कि भाई इस हिसाब से हम कुछ चेंज ला सकते हैं अपनी सोसाइटी में। ठीक है, जब हमारे बीच में दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज के बीच में जो है डिबेट होगी। तो मार्क्सिज्म यूजेस डायलेक्टिक अप्रोच टू हिस्ट्री वेयर सोशल चेंज अकर्स थ्रू कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कन्फ्लिक्ट्स। जब दो लोगों के बीच में अलग अलग विचार होंगे तभी तो वो बदलाव की बात करेंगे, है ना। मान लो हमारे वर्कर्स है, उनको धीरे धीरे लगने लगता है कि हम जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो वो रूलिंग क्लास के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाने लगेंगे, एंड फिर बीच में एक कहीं ना कहीं समझौता होगा, तो वो थोड़ा सा सोशल चेंज के टूवर्ड्स उन्होंने एक स्टेप ले लिया। ठीक है, तो इसमें क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, conflicts between the ruling class bourgeois and the working class proletariat lead to new social and economic
फॉर्मेशंस, जो मैंने अभी आपको बात बताई। ओके, दिस ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस ड्राइव्स हिस्टोरिकल प्रोग्रेस। देखो इन तीन वर्ड्स का मीनिंग समझो। थीसिस मतलब एक आइडिया, एक नोशन एक आदमी ने दिया, फिर उसका एंटीथीसिस, उसका एंटी आइडिया दूसरे इंसान ने दिया। ठीक है, आइडिया बेसिकली जो मैंने बात कही किसी और इंसान ने आके उसकी अपोजिट बात कह दी। अब हम दोनों में कन्वर्सेशन होगी, हम दोनों में डिस्कशन होगी और डिबेट होगी। हमारा जो पूरा एक सोसाइटी का ग्रुप है उनमें डिबेट होगी, फिर सिंथेसिस होगी। सिंथेसिस मतलब फाइनली कुछ कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, इस हिसाब से हिस्ट्री क्या करती है, प्रोग्रेस करती है, हिस्ट्री आगे की तरफ बढ़ती है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, आइडियोलॉजी एंड मटेरियल इंटरेस्ट। तो ये जो मार्क्स है ना, इनके साथ मिलके एंजल्स ने आर्ग्यू किया था कि आइडियोलॉजीज आर नॉट न्यूट्रल एंड प्योरली इंटेलेक्चुअल। कि भाई जो आइडियोलॉजी बनती है ना किसी की, वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल बेसिस पे नहीं बनती। ठीक है, इंटेलेक्चुअल बेसिस पे नहीं बनती। उनको भी कौन डिफाइन करता है, एक तरीके से जो हमारी रूलिंग क्लास होती है, जो हमारा बेस होता है। अब बेस से हमारा क्या मतलब है, जो हमारी पूरी इकोनॉमिक कंडीशन होगी, इकोनॉमिक कंडीशन होगी एंड उसमें भी जो रूलिंग क्लास होगी वो ही हमारा क्या करेगी, डिफाइन करेगी हमारी आइडियोलॉजीज को। ठीक है, तो ये मटेरियल इंटरेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे बिलीव्स है, जो हमारी वैल्यूज है, वो किसको रिफ्लेक्ट करेंगे, जो हमारी रूलिंग क्लास चाहती है। ठीक है, जो हमारी रूलिंग क्लास चाहेगी वैसे ही हमारे आइडियाज बन जाएंगे। आज की सोसाइटी में भी आप लोग देख सकते हो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, हमारे इंडिया में भी होती है ना, कि भाई एक प्रोपेगेंडा चला देते हैं, ये लोग प्रोपेगेंडा चला देते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोगों की जो आइडियोलॉजी है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है कि भाई हाँ ये चीज़ सही, ये चीज़ गलत। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कमेंट यहाँ पे नहीं करूँगी, बट आप लोग आई होप स्मार्ट इनफ हो कि आप समझ सकते हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लिटरेचर भी है ना, ये सारी चीज़ें आइडियोलॉजीज को कैरी करके चलता है एंड कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली री डोमिनेंट पावर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो एक तरह से उस टाइम के जो डोमिनेंट पावर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको दिखाता है। ओके, मतलब कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, तो उन्हीं की जो आइडियोलॉजी है उसको ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है कि जो हमारी आइडियोलॉजी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो रूलिंग क्लास चाहते हैं उनके हिसाब से हमारी आइडियोलॉजीज चेंज होती है। ठीक है, वो किस तरीके से गवर्न करते हैं हमारी आइडियोलॉजी को, लिटरेचर, जो भी सुपर स्ट्रक्चर्स हैं ना आपके, उन सब का यूज़ करके, रिलीजन, रिलीजन, लॉ एंड बाकी जितने भी सारे सुपर स्ट्रक्चर्स की मैंने आपको लिस्ट बताई थी। ओके, इसमें एजुकेशनल इंटरेस्ट भी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी आ जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाएंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे सुपर स्ट्रक्चर्स में आते हैं जिसको बेस गवर्न करता है। अब इसमें और कौन कौन से थ्योरिस्ट इंक्लूडेड थे, तो जो जॉर्ज लुकेस है ये भी इनके मेजर क्रिटिक थे, मतलब मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिक थे ये क्या बोलते थे कि लिटरेचर को बिल्कुल रियलिस्टिकली दिखाओ। ठीक है, जो एग्जैक्ट पिक्चर है ना सोसाइटी की उसको दिखाओ, आप कुछ भी छुपाओ मत। ठीक है, आप ऐसे मतलब ऐसा लिटरेचर मत लिखो जो लोगों को सच्चाई से दूर रख रहा है। आपकी आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आपको है ना बिल्कुल रियलिस्टिक लिटरेचर लिखना पड़ेगा, वही सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज जो बाकी आप सब लिटरेचर लिख रहे हो ना वो तो टाइम पास है, वो इतना वैल्यूएबल नहीं है। सो ही फेवर्ड रियलिस्ट लिटरेचर दैट रिवील्स द कॉम्प्लेक्स अंडरलाइंग सोशल फोर्सेस एंड क्लास रिलेशंस शेपिंग पीपल्स लाइफ, कि किस तरीके से जो हमारी ये सोसाइटी रन कर रही है, इसमें कौन इंसान क्या डिसीजन ले रहा है एंड उस एक इंसान के डिसीजन की वजह से पूरी सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, उसको आपको शो करना पड़ेगा। ये कौन कहता था, हमारे जॉर्ज लुकस। फिर यहाँ पे प्रोलेटेरिएट्स का रोल बताया गया है। जो मार्क्स है ना वो मानते थे कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो वर्किंग क्लास है इनके ऊपर इतनी ज़्यादा जुल्म हो जाएंगे कि ये ना रिवोल्ट कर देंगे,
ये एकदम अपनी आवाज़ उठा के मतलब बोल देंगे कि अब बहुत हो गया, ठीक है। एंड ये क्या करेंगे, जो हमारे बुर्जुआ है, जो हमारी रूलिंग क्लास है, उनकी जैसे मान लो ज़मीनें इन्होंने हड़प ली या फिर उनका पैसा लूट लिया, तो अपना पूरा फुल फॉर्म में वॉयलेंट तरीके से, मतलब ये प्योरली बोलते हैं कि वॉयलेंट तरीके से ये रिवोल्ट होगा। एंड फिर जो हमारी ये क्लास है ना, फिर जो हमारी ये सोसाइटी है, ये क्लासलेस हो जाएगी, ये इगैलिटेरियन सोसाइटी हो जाएगी। इगैलिटेरियन मतलब होता है इक्वल, इक्वल सोसाइटी बन जाएगी, जहाँ पे सबके पास बराबर का पैसा होगा, सबके पास मतलब सबके पास इक्वल जॉब होगी, इक्वल रिस्पेक्ट होगी, कोई भी क्लास के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट ये सारी बातें आप और हमको अच्छे से पता है, ये क्या है, ग्रैंड आइडियाज़ है, ग्रैंड आइडियाज़ है जो रियल वर्ल्ड में नहीं काम करते। इसको कौन रिजेक्ट करेगा, हमारे जो पोस्ट मॉडर्निस्ट आएंगे, वो इन सब बातों को रिजेक्ट करेंगे कि भैया आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं, वो तो हुई ही नहीं, है ना। तो इसके बारे में हम फ्यूचर में और डिस्कस करेंगे। इसके जो लास्ट यूनिट है उसमें इन सब के बारे में बताया है कि किस तरीके से जो बाकी के थ्योरिस्ट आए, उन्होंने इन थ्योरीज के अगेंस्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए। ओके, चलो लिटरेचर का क्या रोल है हिस्टोरिकल। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये सोशल रियलिटीज़ को या तो फॉल्स बिलीफ को प्रमोट करेगा, ठीक है, लोगों को अनअवेयर रखेगा उनके ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा है, या फिर ये क्या करेगा, ट्रुथ को एक्सपोज कर देगा कि भाई जो भी सोशल कंडीशंस है, क्लास एक्सप्लॉयटेशन है, उसको एज इट इज प्रेजेंट कर देगा सोसाइटी के सामने। तो लिटरेचर का यहाँ पे ये रोल आ जाता है। ओके, तो हिस्टोरिकली उसके अंदर इन्फ्लुएंस तो होगा। सो लिटरेचर है ना, आइसोलेटेड तरीके से या फिर इंडिविजुअल बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि उसके ऊपर कोई भी सोसाइटल इफेक्ट देखा ही ना जाए। ओके, बिल्कुल असर देखने को मिलेगा। तो दो चीजें हो सकती है उस लिटरेचर के अंदर, इधर इट विल कीप प्रमोटिंग फॉल्स बिलीव्स, और इट विल शो द ट्रू फेस ऑफ द सोसाइटी। चलो, अब नेक्स्ट यूनिट भी हमारी सिमिलर सी चीज़ों की ही बात करती है कि सबसे पहले तो ये दोबारा से सुपर स्ट्रक्चर का रोल बताते हैं कि भाई सुपर स्ट्रक्चर में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, पॉलिटिक्स, रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर, ठीक है। जो चीज़ें कौन गवर्न कर रहा है, हमारा जो बेस है, मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस है, या फिर यूं कह ले कि जो हमारी रूलिंग क्लास है वो गवर्न कर रही है इन सब चीज़ों को। बट कभी कभी ये उल्टा भी हो जाता है। ये सारे जो सुपर स्ट्रक्चर्स है, ये हमारे जो बेस है ना, उसके ऊपर भी असर डाल देती है, इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर भी असर डाल देती है। मान लो एक फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स है, उन्होंने रियलाइज किया भाई हमारे ऊपर ना बहुत टाइम से एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, एंड हमारी जो वेजेस है वो बहुत कम है और हमसे 20-20 घंटे काम करवाया जा रहा है। तो अब उन सब ने मिल के डिसाइड किया, अब हम रिवोल्ट करेंगे। अब उन लोगों ने क्या किया, बेस के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया कि भाई आप जो रूलिंग क्लास हो, आप अपने प्रॉफिट्स थोड़े कम करो, ठीक है, और हमें भी थोड़ा सा उसका हिस्सा ज्यादा दो, ठीक है। तो बेस ने क्या किया, उल्टा, सॉरी, सुपर स्ट्रक्चर ने क्या किया, उल्टा किसके ऊपर असर डाल दिया, हमारा बेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियोलॉजी हो गई, और ये किसकी वजह से हो सकता है, आइडियोलॉजिकल चेंज, ये एजुकेशन की वजह से हो सकता है, लिटरेचर की वजह से हो सकता है, ठीक है, रिलीजन की वजह से हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकती है, एंड कल्चर की वजह से हो सकती है। तो जो सुपर स्ट्रक्चर है वही इन सब चीज़ों को इंक्लूड करता है। तो किसी भी इंसान के अंदर जो चेंज आ रहा है ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों से रियलाइज करके ही आ जाए, कई बार ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जब हम डिस्कशन करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, लिटरेचर पढ़ते हैं, तो हमारा दिमाग और ज़्यादा खुलता है रियलिटीज़ की तरफ। बट अगर ये एजुकेशन, लिटरेचर इनको ही बेस गवर्न करेगा, मतलब रूलिंग क्लास गवर्न करेगी, तो वो अपने हिसाब से इन्हें कंट्रोल करेगी और अपने हिसाब से ही इसमें चीज़ें लिखेगी, और फिर ये चीज़ें क्या करेंगे, जो कॉमन लोग हैं उनकी आइडियोलॉजीज को चेंज करेंगे। ओके, उनकी आइडियोलॉजीज के ऊपर अपना असर छोड़ेंगे। ओके, तो ये हमारा रोल हो गया सुपर स्ट्रक्चर का, जो इंटरेक्ट करती है बेस के साथ और उसे बदले में उसके ऊपर भी असर डालती है। चलो, लिटरेचर डुअल फंक्शन। तो लिटरेचर का मैंने आपको बताया दो फंक्शन होते हैं, या तो वो आइडियोलॉजी को, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी है उसको सपोर्ट करेगी, जो सोशल नॉर्म्स है, वैल्यूज है, बिलीव्स है, ठीक है, उसे सपोर्ट करेगी, मतलब जो रूलिंग क्लास जो चाह रही है उसके हिसाब से हमारा लिटरेचर लिखा जाएगा। या फिर
उसको एक्सपोज कर देगी। ठीक है, जितने भी क्लास कन्फ्लिक्ट्स है, इनजस्टिस हो रहा है हमारी सोसाइटी में, एंड जो अप्रेसिव सोशल स्ट्रक्चर्स है ना, उनको एक्सपोज कर देगी कि भाई ये गलत हो रहा है, इसे चैलेंज किया जाना चाहिए और ये सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। तो हमारे लिटरेचर के डुअल फंक्शन होता है हमारी सोसाइटी के अंदर। फिर ये बोलते हैं कि ऑथर एंड रीडर का भी उस आइडियोलॉजी के ऊपर असर होता है। मतलब जो ऑथर है एंड रीडर है वो भी किससे शेप्ड होते हैं, जो आइडियोलॉजी सिस्टम में चल रही होती है। ओके, तो ये लोग भी दो चीजें कर सकते हैं, या तो ये क्वेश्चन करे, रेजिस्ट करे, इंटरप्रेट करे आइडियोलॉजीज को, या उनके हिसाब से चलते रहे। ठीक है, या तो बिल्कुल भी उनको कुछ भी मतलब क्वेश्चन ना करे, या फिर उनके हिसाब से वो या फिर क्वेश्चन करे। ठीक है, तो यहाँ पे लिटरेचर क्या है, अ साइट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल बन जाती है। तो यहाँ पे हमें आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल देखने के लिए मिलती है कि या तो हम उनके हिसाब से चले या फिर उनके हिसाब से नहीं चले। ओके, तो ये इसमें हमारे दो इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट आ जाते हैं, एक तो एंटोनियो ग्राम्शी, ठीक है, एंड दूसरे है लुई एल्थुसर। देखो इस बार मैंने अच्छे से प्रोनाउंसिएशन सब नामों की चेक करी है, क्योंकि ये इटालियन और फ्रेंच एंड ये सारे नाम है ना, तो हमारी इंडियन प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन को इतना माइंड मत किया करो, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूंगी आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ही दूं, ताकि आप लोग भी उसको गलत प्रोनाउंस ना करो। ओके, तो जो ग्रामशी है भाई, इन्होंने हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था हेजेमोनी का। तो ये बोलते थे कि लोगों के ऊपर है ना, आप रूल सिर्फ और सिर्फ कोएर्सिव नहीं करते, मतलब फोर्सफुल, आपका फोर्सफुल उनके ऊपर जो है रूल नहीं होता। आपका जो रूल है वो कभी कभी उनके कंसेंट के साथ भी होता है, उनके कंसेंट की वजह से होता है, कि भाई आपने उनके दिमाग पे ही इस तरह का असर छोड़ दिया, आप उनके दिमाग के ऊपर रूल कर रहे हो। ठीक है, किस तरीके से, जो सुपर स्ट्रक्चर्स है उनका यूज करके, सुपर स्ट्रक्चर्स का यूज करके आप लोगों के दिमाग के ऊपर रूल कर रहे हो। ओके, कि मान लो एक वर्कर है, उसके लिए एक ये सेट नॉर्म सेट कर दिया गया थ्रू मीडिया या फिर लिटरेचर या फिर एजुकेशन, कि भाई उससे जितना काम करवाया जा रहा है ना वो बहुत ही नॉर्मल है, मतलब 70 घंटे आप पूरे हफ्ते में काम करो, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब उस वर्कर के दिमाग में ही ये चीज घुस जाएगी, तो वो वर्कर वर्कर कभी भी क्वेश्चन ही नहीं करेगा, उसने अपना कंसेंट दे दिया कि हाँ भाई मुझे थोड़े से पैसे मिल रहे हैं, मैं उसके लिए अपनी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा आपकी कंपनी को देने के लिए तैयार हूँ। तो ये क्या करता है, हेजिमनी बोलता है कि दिमाग के ऊपर आपने कंट्रोल पा लिया है मासिस के ऊपर, तो आपका जो ये रूल है वो और ज्यादा इजी हो जाता है। मतलब लोगों को हमेशा वो चीजें नजर नहीं आती कि इनडायरेक्टली वो उनके दिमाग के ऊपर किस तरीके से ये जो रूलिंग क्लास है ये अपना एक तरह से रूल कर रही है। ठीक है, और वो उसे फिर रेजिस्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ये सच्चाई दिखाई ही नहीं देती कि भाई हमारे दिमाग के ऊपर आप जो रूल बना रहे हो ना, एक प्रोपेगेंडा चला के, एक नरेटिव सेट करके, और जो हमारे माइंड में आपने एक नोशन क्रिएट करा है, उस नोशन को हम तोड़ने के लिए आपने लायक ही नहीं छोड़े, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर इतनी वो बातें आपने भर दी है कि हमारे लिए वही रियलिटी बन गई है, वही सच बन गया है, एंड वही हमारे लिए सही बन गया है, कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, जो कह रहे हो हमारे भले के लिए कह रहे हो, तो हम अपना कंसेंट देते हैं तुम्हें, हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए। ओके, तो ये जो वर्ड है हेजेमनी, याद रखना किससे आया है, हमारा एंटोनियो ग्रामशी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे लुई एल्थुसर। ये भी सेम तरह की ही बात करते हैं, इनका ये आपको आइडियोलॉजिकल स्टेटस अपैरेटस अपैरेटस ये याद करना पड़ेगा कि इसके अंदर दो चीजें बोलते हैं, कि भाई या तो आप फोर्सफुल, आपका जो होगा आपके ऊपर रूल किया जाएगा, सेम वही बात, या फिर ये जो हमारा बेस है ना, ये किसी तरह के स्टेट स्टेट अपैरेटस की यूज करेंगे, जैसे लिटरेचर हो गया, एजुकेशन हो गया, मीडिया हो गया, रिलीजन हो गया, इन चीजों का यूज करके आपकी आइडियोलॉजी के ऊपर ये क्या करेंगे, मतलब आपकी आइडियोलॉजीज चेंज कर देंगे। ठीक है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी आपके ऊपर थोप देंगे कि हाँ आपको इतना ज़्यादा काम करना चाहिए, आपको हमारी सेवा करनी चाहिए, और जो रूलर है वो भगवान की तरह होता है, आपका जो मतलब क्या कहते हैं, आपका ये आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसको सर्व करो बस। इस तरह की आइडियोलॉजी सेट कर देंगे इन सभी स्टेट अप्रेटिसेस का यूज करके। ओके, तो दो तरह की बातें इसने बोल दी, एक तो फोर्सफुल हो जाता है,
फोर्सफुल और दूसरा कंसेंट के साथ। कंसेंट के साथ, तो ये कंसेंट कब देगा इंसान? जब आप उसकी आइडियोलॉजी ही चेंज कर दोगे, आइडियोलॉजी आप उसकी चेंज कर दोगे और उसका सहमति ले लोगे कि हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ टूल यूज्ड बाय रूलिंग क्लास टू मेंटेन कंट्रोल व्हाइल अपीयरिंग न्यूट्रल। वो ऐसे दिखाएंगे कि हम तो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे लिटरेचर भी ऐसा टूल यूज करते हैं। ये apparatus क्या होता है एक्चुअली? इट इज़ अ टूल, ठीक है, आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus, ठीक है। तो ये क्या है कि भाई जो स्टेट है, स्टेट से यहाँ पे मतलब हमारे रूलिंग क्लास, वो इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, लिटरेचर को, एजुकेशन को, मीडिया को, रिलीजन को, आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, आपकी आइडियोलॉजीज चेंज करने के लिए। ओके, तो लिटरेचर एज अ साइट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। तो लिटरेचर को हम आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल की तरह देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि या तो ये न्यूट्रल रिफ्लेक्शन दिखाएगा सोसाइटी का, ठीक है। तो जहाँ पे मतलब एक तरह से ये दोनों चीज़ें दिखा सकता है, आइडियोलॉजी आर रिप्रोड्यूस्ड, रेजिस्टेड एंड रीशेप्ड। तो ये लिटरेचर जो है रेजिस्ट भी कर सकता है आइडियोलॉजीज को, उन्हें रीशेप भी कर सकता है, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है सोसाइटी को कि भाई आप जिस तरीके से दुनिया को देख रहे हो ना, एक्चुअली ये दुनिया ऐसे रन नहीं कर रही है। बहुत सारी आपके ऊपर ऐसे फोर्सेस है जो काम कर रही है, जो आपको नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से आप अभी जैसे हो वैसे बन चुके हो। आपके जो जिन हालातों में अभी हो ना, जिन प्रॉब्लम्स में आप अभी हो, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपके जो सबसे नज़दीकी फैक्टर्स है उन्हीं का असर नहीं है। बहुत बड़ी रूलिंग क्लास ने ऐसे मतलब कोई भी एक साथ बैठ के ऐसे वो पॉलिसी नहीं बनाया था, लेकिन हाँ सभी के सभी ने ऐसे डिसाइड कर रखा है कि क्या उनके फायदे की चीज़ है रूलिंग क्लास में, वो उस हिसाब से इस सोसाइटी को गवर्न करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो लिटरेचर है ये सच्चाई भी दिखा सकता है, ये सच्चाई को छुपा भी सकता है। इट हाईलाइट्स हाउ एवरी लिटरेरी वर्क इज डीपली पॉलिटिकल एंड सोशली एम्बेडेड, ओके, पार्टिसिपेटिंग इन द ऑनगोइंग टेंशन बिटवीन पावर एंड रेजिस्टेंस। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर नाउ। फोर्थ यूनिट क्या कहती है? कमिटमेंट इन लिटरेचर। भाई लिटरेचर का ना सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी का जो सिचुएशन है वो दिखाने का ही एक लौता पर्पस नहीं होता, उसमें उन्हें एस्थेटिक भी तो मेंटेन करना होता है ना, कि भाई ये एक तरह का आर्ट है, इट इज अ टाइप ऑफ आर्ट। तो आप आर्ट को आर्ट की तरह लिखोगे, ना कि आप हमेशा के लिए उसको एक रिफ्लेक्ट करोगे सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कमिटमेंट दिखाते हैं कि लिटरेचर को आप किस तरीके से कमिट करते हो उसके एक्चुअल पर्पस के लिए, ठीक है। तो कमिटमेंट रेफर्स टू वेदर लिटरेचर शुड ओपनली सपोर्ट पॉलिटिकल कॉजेस एंड social struggles, or it questions the writer's responsibility. Is it enough to create beautiful works, or should literature work for social justice and awareness? तो ये क्वेश्चन रेज करता है कि भाई लिटरेचर जो है वो हमारा जो आइडियोलॉजीज है उनके ऊपर बात करे, सोशल चेंज की बात करे, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत सुंदर काम लिखते रहे जो कि लोगों को अच्छा लगे, बट उनको रियलिटी से अवेयर ना करवाए, ठीक है। तो इसमें दो तरह के कन्फ्लिक्टिंग व्यूज आ जाते हैं कि भाई डायडेक्टिक एंड कमिटेड लिटरेचर क्या होगा, जो कि किसकी बात करेगा? प्रोलेटेरियट्स की बात करेगा, मार्जिनलाइज्ड क्लासेस की बात करेगा, एंड इट विल एक्सपोज द ऑपरेशन एंड इंस्पायरिंग एक्शन, ठीक है। मतलब ये इंस्पायर करेगा लोगों को और ऑपरेशन को एक्सपोज करेगा। एंड दूसरी चीज़ आ जाती है, दूसरा जो कन्फ्लिक्टिंग व्यू है वो कहता है कि भाई नहीं, इसे अपना एस्थेटिक और इमेजिनेटिव फ्रीडम बना के रखनी है, जो मतलब एक आर्ट है तो उसको आर्ट की तरह ही लेके चलना है, ज़्यादा आपको सोसाइटी के बारे में इतना ज़्यादा कुछ भी रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमारे इसमें जो की थ्योरिस्ट है ये कौन कौन है? जॉन पॉल सार्त्रे, ठीक है। तो ये हमारे एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने सपोर्ट किया था कमिटेड लिटरेचर को, कि भाई आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एज अ राइटर, एज अ पोएट, आप जो सोसाइटी में हो रहा है उसको, उस सच्चाई को दिखाओ। कमिटेड लिटरेचर मतलब किसके टूवर्ड्स कमिटेड? सोशल चेंज के टूवर्ड्स कमिटेड, सही चीज़ दिखाने के लिए कमिटेड, ओके। तो इसको याद रखना। एंड ही बिलीव दैट राइटर्स हैव अ मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेस injustice, inequality and oppression. Sartre argued that literature should not escape reality but should actively participate in shaping it. तो रियलिटी से भागना नहीं चाहिए लिटरेचर को, बट उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर आ जाते हैं हमारे बर्टोल्ट ब्रेकेट, ठीक है। बर्टोल्ट ब्रेकेट
अ जर्मन प्लेराइट एंड मार्क्सिस्ट थियोरिस्ट हु डेवलप्ड एपिक थिएटर। ये आपको वर्ड याद रखना है, यूजीसी नेट के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है इसमें, और डिटेल में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी हमें एग्जाम की वजह से थोड़ा जल्दी फिनिश करना है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं समझा पाऊंगी, बट इसका मोटा मोटा क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई जो थिएटर है ना, वो लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जगाए ऑडियंस के अंदर। तो जो हमारे एरिस्टोटल बोलते थे या बाकी के जितने भी लोगों के ये विचार थे कि लोगों के अंदर इमोशंस जगाए, वो इंजॉय करे, है ना, वो इमोशनली कनेक्ट हो, उनके अंदर बहुत सारे भाव जगे, उन सब बातों को आप साइड में रख दो। लिटरेचर का सिर्फ एक काम होना चाहिए कि भाई वो ऑडियंस के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग ये जगाए कि भाई आपके आसपास क्या हो रहा है उस पर थोड़ा गौर फरमाओ, कुछ गलत हो रहा है तो उसमें चेंज लाओ। ओके। एंड ये किसका बात करते हैं, ये बात करते हैं ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, जहाँ पे जो हमारा एक्टर होगा, जो कैरेक्टर है बेसिकली प्ले के अंदर, वो डायरेक्टली ऑडियंस से बात करेगा एज इफ वो उस प्ले का पार्ट है ही नहीं। तो वो ऑडियंस को बीच बीच में याद दिलाता रहेगा कि भाई ये सिर्फ एक प्ले है, एंड आपको इस प्ले से रियलिटी समझनी है, एंड अगर आपकी रियलिटी में कुछ खराबी है तो उसको चेंज करना है। ओके। तो ये हमारे बर्टोल्ट ब्रेकेट कहते थे अपने एपिक थिएटर के अंदर, एंड ये ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल इसकी बात करते हैं। ओके। एलिनेशन इफेक्ट्स टू प्रिवेंट पैसिव व्यूइंग एंड एनकरेज एक्टिव एंगेजमेंट विद सोशल इश्यूज। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। चलो, फंक्शंस क्या है कमिटेड लिटरेचर के, एक्सपोज ऑपरेशन, फोस्टर अवेयरनेस, एनकरेजेस सोशल चेंज। ये सारे मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। अभी लिमिटेशंस क्या आ जाती है कि भाई ये आर्टिस्टिक कॉम्प्रोमाइज करती है, कॉम्प्रोमाइज होता है कि बेसिकली जो एस्थेटिक क्वालिटी है वो पॉलिटिकल मैसेजिंग की वजह से जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि इसे डायडेक्टिक कैसे बनाया जाए, इसे एक मॉरल मैसेज कैसे दे कि लोग सोसाइटल चेंज लाने की कोशिश करें, इक्वालिटी लाने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्स्ट, है ना। बहुत ही अच्छा टेक्स्ट लिखने की बजाय वो क्या कोशिश करेंगे कि इसमें अपना सोशल चेंज का मैसेज कैसे डालें। डिबेट्स ओवर क्रिएटिविटी वर्सेस आइडियोलॉजी। ठीक है, तो क्रिएटिविटी जो है दब जाएगी इसकी वजह से, और जो आइडियोलॉजी है वो ऊपर रह जाएगी। तो राइटर्स फेस टू चैलेंज द बैलेंसिंग आर्टिस्टिक फ्रीडम विद आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। चलो, ऑटोनमी इन लिटरेचर, कि भाई जो है लिटरेचर के अंदर ना ऑटोनमी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कहता है, कैन लिटरेचर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस और इज इट इनएविटेबली शेप्ड बाय देम। तो यहाँ पे बोलते हैं क्या लिटरेचर इन सारी चीज़ों के बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के बिना क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है, या ये सारी चीज़ें हैं ना बस उन्हें कंट्रोल करती है, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो कि वो उनसे कंट्रोल ना हो। तो ये पॉइंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एस्थेटिक वैल्यू, पॉलिटिकल कमिटमेंट, ये जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। ऑटोनमी वर्सेस सोशल डिटर्मिनेशन, तो क्या लिटरेचर का अपना इंटरनल लॉजिक, स्टाइल, क्रिएटिव फॉर्म हो सकती है जो कि बिल्कुल भी सोशल और हिस्टोरिकल कंडीशन से इन्फ्लुएंस्ड ना हो, और इज एवरी लिटरेरी वर्क अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टाइम एंड क्लास स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन पूछती है कि क्या सारे लिटरेरी वर्क उस टाइम के और उस क्लास स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं डिफाइन करेंगे ज़रूर। तो हमने पहले क्या डिस्कस किया था कि कोई भी आइसोलेटेड वर्क नहीं होता। ओके। इनमें कुछ ना कुछ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस आ ही जाता है। ओके। तो हमारे इसमें की थिंकर कौन है, थियोडोर अडोर्नो। ठीक है, जो जर्मन फिलोसोफर थे। एंड ये किसकी बात करते हैं कि लिटरेचर के अंदर एस्थेटिक ऑटोनमी होनी चाहिए, कि ऑटोमेटिकली ये दोनों को एग्जिस्ट करे। ओके, ये आपको याद रखना है कि भाई जो ये सोशल ये रेजिस्ट करे सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कंट्रोल को थ्रू इट्स फॉर्म, स्टाइल एंड एम्बिग्यूटी। तो इन्हें दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलनी है कि ये पॉलिटिकल मैसेजिंग भी करेंगे, ठीक है, और प्लस ये अपना स्टाइल, फॉर्म, ये सारी चीज़ें भी मेंटेन रखेंगे। तो लिटरेचर एज सटल रेजिस्टेंस, कि भाई थोड़ा थोड़ा तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल ही उसे वो छोड़ दोगे तो आपका जो वर्क है वो रियलिस्टिक ही नहीं होगा बिल्कुल। मतलब ऐसे लगा लो आपने जैसे कोई फेरी टेल लिख दी जो आज की वर्ल्ड में कहीं भी उसका कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। ठीक है।
तो एडोर्नो सजेस्टेड दैट लिटरेचर डज नॉट नीड टू बी ओवरटली पॉलिटिकल टू चैलेंज नॉर्म्स। बहुत ज़्यादा भी उसमें सिर्फ पॉलिटिक्स मत घुसाओ, अपना एस्थेटिक्स को भी आप ध्यान में रखो, स्टाइल को, फॉर्म्स को, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखो। थ्रू एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स, अनरिजॉल्व कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, लिटरेचर कैन सटली एक्सपोज द टेंशंस एंड इनजस्टिस ऑफ सोसाइटी। कि किस तरीके से एस्थेटिक्स का ही यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो पॉलिटिकल स्टैंड है वो दिखा सकते हो। ओके, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद रियलिटी। तो एडॉर्नो ने क्लैरिफाई किया कि ऑटोनॉमी डजंट मीन टोटल डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी, कि भाई आप पूरी तरीके से रियलिटी से डिटैच भी मत हो, एंड उसको सटल तरीके से रिफ्लेक्ट करो अपने वर्क्स के अंदर। ओके, लिटरेचर मेंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद इट्स social context, often reflecting the contradictions and ambiguities instead of clear political stances। तो कई बार क्या है, ambiguity मतलब क्या होता है, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होती है। तो आपने डायरेक्ट अपना कोई पॉलिटिकल स्टैंस ना रखे, आपने क्या किया, उसमें ऐसा लिखा दिया कि ऑडियंस के ऊपर है कि वो इसे कौन सी डायरेक्शन में समझना चाहती है। ओके, सो बैलेंसिंग कमिटमेंट एंड ऑटोनॉमी। तो बेसिकली हमें दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना है कि आप सोशल कमिटमेंट भी रखें, आप सोशली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं, उसको भी आप उतनी ही वैल्यू करें, प्लस आप अपना जो आपका लिटरेरी वर्क है उसकी भी अंदर उसका जो फॉर्म है, स्टाइल है, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ओके, so it argues that form, style, narrative techniques and aesthetic innovation can themselves be forms of resistance, कि ये सारी चीज़ों का यूज़ करके भी रेजिस्टेंस किया जा सकता है। ओके, तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अर्लियर मार्क्सिस्ट एम्फोसिस ऑन कमिटमेंट एंड वैल्यू ऑफ आर्टिस्टिक फ्रीडम। तो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, लिटरेचर एंड आइडियोलॉजी। कि भाई लिटरेचर के हिसाब से आइडियोलॉजीज किस तरीके से चेंज की जाती है, ये दोनों ना बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। लिटरेचर की वजह से आइडियोलॉजी के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, आइडियोलॉजी की वजह से लिटरेचर के ऊपर हमें असर देखने को मिलता है। तो आइडियोलॉजी बियॉन्ड पॉलिटिक्स। तो ऐसा नहीं है कि आइडियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉलिटिकल ही होती है, ये आपकी हर रोज़मर्रा की लैंग्वेज में भी झलकती है, आपके कस्टम्स, आपकी मीडिया, रिलीजन, एजुकेशन, कल्चरल प्रैक्टिस, इन सभी में आपकी आइडियोलॉजीज झलकती है। These beliefs often appear natural or common sense, but they actually serve to maintain existing power and structures। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगेगा कि ये सारे के सारे बिलीफ जो है ये बहुत कॉमन है, ये तो हमारी सोसाइटी का नेचुरली बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है, बट ये कहीं ना कहीं अगर आप सोच के देखोगे ना, तो ये किसको सर्व कर रहे हैं, जो हमारे बेस में है, मतलब जो हमारी रूलिंग क्लास है, जो हमारे पावरफुल लोग हैं, उनको सर्व करते हैं। ओके, एंड यस, ओके, लिटरेचर एज बोथ रिफ्लेक्टर एंड शेपर ऑफ आइडियोलॉजी। तो जो लिटरेचर है वो रिफ्लेक्ट करेगा आइडियोलॉजी को, एंड आइडियोलॉजी को वो शेप भी करता है। ठीक है, इट इज अ मीडियम थ्रू विच आइडियोलॉजीज आर एक्सप्रेस्ड, क्वेश्चनड और री इन्फोर्स्ड। सो इट बोथ रिफ्लेक्ट्स द डोमिनेंट आइडियाज ऑफ इट्स टाइम एंड हेल्प्स इन शेपिंग रीडर्स परसेप्शंस ऑफ सोशल रियलिटी। कि भाई रीडर्स के अंदर एक नया पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दे दिया कि भाई इस तरीके से भी ये हमारा जो सोशल रियलिटी है उसका एक परसेप्शन हो सकता है। तो एवरी टेक्स्ट कैरीज आइडियोलॉजिकल मीनिंग्स इवन इफ अनइंटेंशनली। तो जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं उन सभी के अंदर, चाहे वो राइटर ने जानबूझ के उसका पार्ट बनाया हो या जानबूझ के नहीं बनाया हो, ठीक है, वो हर एक टेक्स्ट के अंदर आइडियोलॉजिकल कुछ ना कुछ मीनिंग्स ऑटोमेटिकली उसके अंदर होते ही है। देखो अब हमारे पास ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड आ गया है, इंटरपोलेशन, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हमारे लुई अल्थुसर थे, फ्रेंच मार्क्सिस्ट फिलोसोफर, ये क्या बोलते थे कि हर इंसान के अंदर जो है ना, उसके दिमाग के अंदर, उसकी लाइफ के अंदर कुछ कुछ चीज़ें ऐसे घुसा दी गई है कि वो उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकता। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ बिलीव्स उनके अंदर घुसा दिए गए कि वो उन्हें क्वेश्चन नहीं कर पाता। ठीक है, मतलब कि अगर इस सोसाइटी में कुछ चीज़, कोई नॉर्म है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जनता क्या है, उस नॉर्म को फॉलो करेगी ही, चाहे वो सेंस बनाती है या फिर सेंस नहीं बनाती है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इंटरपेलेशन। इंटरपेलेशन मतलब आपके अंदर चेंज कर देना कुछ चीज़, आपके जो बिलीव्स है उसमें, कोर बिलीव्स में घुस के बैठ जाना। ठीक है, ताकि आप जो नॉर्मल चीज़ें बना रखी है आपके लिए, चाहे वो हानिकारक ही क्यों ना हो, आप उन्हें क्वेश्चन ही ना कर पाओ।
Okay, he argued that individuals become subjects within a system of beliefs through ideology. तो ये आइडियोलॉजी एक क्रिएट करी जाती है, आइडियोलॉजी जो है आप लोगों की क्रिएट करी जाती है ऑटोमेटिकली, आपकी खुद की बचपन से ऐसे समझ नहीं बन जाती। तो ये आइडियोलॉजी कैसे क्रिएट होती है? लिटरेचर के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, कस्टम्स के थ्रू, रिलीजन के थ्रू, ठीक है, और जितनी भी आपकी प्रैक्टिसेस होती है, सोशल नॉर्म्स होते हैं, उन सभी के हिसाब से आपकी आइडियोलॉजीज क्रिएट की जाती है। तो इसमें एग्जाम्पल देख लो, पीपल आर कॉन्स्टेंटली हेल्ड और एड्रेस्ड बाय आइडियोलॉजीज इन वेज दैट मेक देम एक्सेप्ट देयर सोशल रोल्स एंड पोजिशंस एज नेचुरल। तो उन्हें क्या लगता है, ये जो सोशल रोल्स है उनको मिले हैं, पोजीशंस मिली है, ये बहुत ही नेचुरली उन्हें मिल गई है, ठीक है। बट नहीं, ये पूरा का पूरा एक इंटरपलेशन हुआ है आपके अंदर, आपको ये सारी चीजें नॉर्मलाइज्ड लगवाई गई है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल कैसे होगा? जैसे मान लो किसी ने आपको बुलाया, हे यू देयर, आपको नहीं भी बुलाया, किसी ने ऐसे आवाज दी, अरे सुनो, ठीक है, तो आप भी मुड़ के देखोगे। मान लो आपके आसपास कहीं किसी ने बहुत तेज ऐसे बोला, अरे सुनो, तो आप पीछे मुड़ के जरूर देखोगे, किसको बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, क्या बात हो गई, ठीक है। तो सेम ऐसे ही इंटरप्रिलेशन होती है कि भाई जो सोसाइटी है उसने जो भी नॉर्म्स इसमें रख दिए हैं वो आप ऑटोमेटिकली फॉलो करोगे ही करोगे। ये बाय डिफॉल्ट ह्यूमन नेचर के अंदर होता है। तो आपको जो भी रोल दे दिया है, एज अ वर्कर, एज अ सिटीजन, एज अ मदर, तो आप उन रोल से अपने आप को अटैच कर लोगे और उन रोल्स के मुताबिक ही अपनी पूरी लाइफ जो है बिता दोगे। जैसे मान लो कोई मदर है, उसको बोला जाता है कि भाई भाई आपकी जो लाइफ है ये किसके लिए डेडिकेटेड होनी चाहिए? आपकी फैमिली के लिए डेडिकेटेड होनी चाहिए। आपको पर्सनल अपना कुछ भी इस लाइफ में सेपरेट नहीं करना होना चाहिए, अदरवाइज आप एक बुरी मदर कहलाओगे। एंड सारी की सारी जो लेडीज है इस नॉर्म से जो है बिल्कुल रिलेट करती है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी लाइफ जो है डेडिकेटेड है हमारी फैमिलीज के लिए, और हमारा कुछ पर्सनल अपना अचीवमेंट या फिर अपना कुछ डिजायर एज सच एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज दैट विल कम इन बिटवीन द सोशल नॉर्म्स। ठीक है, वो सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए हैं औरतों के लिए उनके अगेंस्ट आ जाएंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही वर्कर्स के लिए अगर लो वेज रेट सेट कर दिया एंड सभी के सभी वर्कर्स उस वेज रेट पे काम करने लग गए हैं, तो सबके लिए वो नॉर्म हो जाएगा, कोई उस चीज को क्वेश्चन ही नहीं करेगा। भाई अनएम्प्लॉयमेंट ही इतनी रख दो कि अगर बहुत ही कम रेट पे भी आपको थोड़ी सी जॉब मिल रही है जो आपसे काम तो 10 घंटे का करवा रही है, लेकिन पैसा आपको कितना दे रही है? जैसे मान लो आपने 15 मिनट काम किया हो, इतना सा पैसा दे रही है। बट क्योंकि सारे लोग उस पे करने के लिए राजी हो रहे हैं, एक बड़ी जनता उस रेट पे काम करने के लिए राजी हो रही है, तो आपके लिए वो एक सोशल नॉर्म बन गया, आप उसको क्वेश्चन नहीं करोगे। ओके, इसको बोलते हैं हम इंटरपेलेशन। आपके अंदर गहराई से ऐसे ठोक के बात बढ़ दी कि भाई यही चीज सही है आपके लिए, तो आप इसको ज्यादा सोच विचार करो मत। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नो टेक्स्ट इज आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कोई भी टेक्स्ट आइडियोलॉजी को स्किप नहीं कर सकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके नोशंस होंगे ही, जैसे क्लास, जेंडर, रेस, नेशन, मोरालिटी एंड पावर। तो हमारा जो लिटरेचर है वो इन सभी चीज़ों को तो रिफ्लेक्ट करता है ना, वो इन सारे आइडियाज़ को प्रमोट करता है। तो इनके बिना तो लिटरेचर ही अधूरा सा होगा। चलो, एम ऑफ मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये क्या करता है बेसिकली? ये चैलेंज करता है जो भी सोसाइटी में कॉन्ट्रडिक्शंस होती है, इनजस्टिस होती है, एंड ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देता है कि भाई और क्या चीज़ होनी चाहिए जो सही है। एंड ये डोमिनेंट आइडियोलॉजीज होती है उन्हें प्रेजेंट करता है कि किस तरीके से ये हमारी लाइफ को गवर्न करती है। ओके, इट आइडेंटिफाई एंड कवर दीज हिडन आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स विद इन लिटरेरी टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट के अंदर क्या आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यूज किया गया है क्लास का, ठीक है, और भी जितनी भी सारी चीजें होती है उन सबको आइडेंटिफाई करेगा, उनको अनकवर करेगा, दुनिया के सामने लेकर आएगा ताकि दुनिया उसको क्वेश्चन करे एंड उस चीज को रुकवाए अगर वो गलत है तो। So we have reached the end of this video and it's time to say goodbye. Thank you so much for watching it till the end and make sure you like the video and subscribe also if you haven't done. So मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।